आज की इस वीडियो में हम एक और इंटेलिजेंस थ्योरी की बात करेंगे जिसका नाम है बर्ट तथा वर्नर का पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत। जब हम इस सिद्धांत को पढ़ते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि इसको बर्ट का पदानुक्रमित सिद्धांत कहा जाता है, वर्नन का पदानुक्रमित सिद्धांत कहा जाता है या फिर केवल पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है जो जब हम इसको पढ़ते हैं, जब नए नए स्टूडेंट्स आते हैं तो प्रॉब्लम रहता है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि पदानुक्रमित सिद्धांत की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, ग्रुप थ्योरी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे। हम एग्जाम्पल की भी बात करेंगे और जितना डिटेल में हो सकता है हम उतना डिटेल में इसकी बात करेंगे। हालांकि टीचिंग एग्जाम जैसे कि टेट, सी टेट, KVS, PRT, यूपी टेट या फिर कोई भी जो एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल का, उसमें अगर क्वेश्चन बहुत ही टफ बनता है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, तब पदानुक्रमित बुद्धि के सिद्धांत से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दो लोगों की, एक सैरल बर्ट और दूसरे हैं फिलिप एवार्ट वर्नन। ठीक है, बर्ट एंड वर्नन। अब इन दोनों की हम बात क्यों करेंगे? क्योंकि बर्ट एंड वर्नर दो अलग व्यक्ति थे और सबसे पहले, इन दोनों से भी पहले, सैरल बर्ट ने अपना एक सिद्धांत दिया था। अब ये सिद्धांत इन्होंने कहाँ से दिया था? इन्होंने ग्रुप फैक्टर्स की बात की थी। ग्रुप फैक्टर्स की बात की थी तो जिसमें इन्होंने बताया कि बुद्धि होती है, बुद्धि में समूह कारक होते हैं, कॉमन फैक्टर होते हैं, ग्रुप फैक्टर होते हैं। तो जब अगर क्वेश्चन अगर आया, एक नंबर का क्वेश्चन आया कि ग्रुप फैक्टर्स या फिर ग्रुप थ्योरी की अवधारणा किसने रखी, किसने विकसित की, तो यहाँ पर अगर बर्ट है ऑप्शन में, सैरल बर्ट का नाम है ऑप्शन में, तो सैरल बर्ट ही लगाना है। क्योंकि सैरल बर्ट ने ग्रुप फैक्टर्स, ये जो टर्म है, जिसका ये जो अवधारणा है, इसको बताया था सबसे पहले। इसके बाद में ही बाकी जो आए, थर्स्टन आए, थॉमसन आए या फिर स्पीयरमैन आए, उन लोगों ने इसकी बात की। अब यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे, जो स्पीयरमैन का सिद्धांत था ग्रुप G और S। ठीक है, जर्नल इंटेलिजेंस और स्पेशल इंटेलिजेंस। तब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन यहाँ पर मिल जाता है, थोड़ी इन दोनों में समानता मिल जाती है। तो हालांकि जब स्पीयरमैन हमारे लिए अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए तो आपको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सैरल बर्ट और जो स्पीयरमैन का जो GS थ्योरी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। और एक चीज़ और है, जैसे कि स्पीयरमैन ने इसको जनरल बताया, जनरल इंटेलिजेंस बताया, और बर्ट ने इसको ग्रुप फैक्टर का नाम दिया, एस इन्होंने बताया, और यहाँ पर इन्होंने कॉमन फैक्टर का नाम दिया। तो हालांकि ये थोड़ी समानता मिल जाती है, थोड़ी समानता मिल जाती है इसमें, तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत से समानता मिल जाती है, थोड़ी समानता मिल जाती है का एवं खा बुद्धि सिद्धांत से। ठीक है, तो इनसे समानता यहाँ पर मिल जाती है। तब सैरल बर्ट ने बताया कि दो फैक्टर होते हैं, ग्रुप फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर होता है, इनसे जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होता है, उसका विकास होता है। ये बात उन्होंने बता दी सैरल बर्ट ने। इसके बाद एक नए व्यक्ति आए जिनका नाम था फिलिप एवार्ट वर्नर। फिलिप एवार्ट वर्नर ने जो सैरल बर्ट का जो कार्य था, जो सिद्धांत था, उस पर स्टडी की और इसको आगे बढ़ाया। वर्नर ने बताया कि मानसिक क्षमताओं में मानसिक क्षमताएं होती हैं, उनमें जी कारक ज्यादा प्रबल रहता है, ग्रुप फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों पर स्टडी किसने की? एवर्ट वर्नर ने। उसके बाद इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी वो इन्होंने यहाँ पर रखी। हालांकि हम इसको दोनों को ही यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। साइरल बर्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट था, इन्होंने ग्रुप फैक्टर्स या फिर ग्रुप थ्योरी का जो अवधारणा होती है, जो नींव होती है, वो इन्होंने रखी। इसको हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हायरार्की बनती है कि सबसे ऊपर कौन सा फैक्टर रहेगा, उसके नीचे कौन सा रहेगा, उसके नीचे कौन सा रहेगा। ये यहाँ पर एक तरह से हायरार्की बन जाती है, इसीलिए इसको हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। अब जो इनका सिद्धांत है, इस सिद्धांत की तुलना की गई।
सिद्धांत की तुलना की गई बढ़ते हुए पेड़ से तुलना, ठीक है, और दूसरी की गई थी पिरामिड से तुलना। तो कभी कभी इसको कहा जाता है बुद्धि का पिरामिडीय सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। और बढ़ते हुए पेड़ से तुलना की जाती है, तो जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ की ये जड़ें हैं और ये पेड़ का तना है, ठीक है, और इस तरह से पेड़ की शाखाएं हैं और यहाँ पर एक फल लगा हुआ है। तो जो बढ़ता हुआ पेड़ है उससे भी इसकी तुलना की जाती है। हम दोनों तुलनाओं को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बढ़ते हुए पेड़ से मानव बुद्धि की तुलना। अब जो वर्धन का सिद्धांत था, इन्होंने यहाँ पर तुलना की, जो मानव बुद्धि है उसकी तुलना की एक बढ़ते हुए पेड़ से, कि किस प्रकार एक पेड़ में और मानव बुद्धि में समानता होती है। तो इन्होंने बताया जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में जड़ें होती हैं, ठीक है, इस तरह से पेड़ में जड़ें होती हैं और उसके बाद इसमें पेड़ में शाखाएं होती हैं। ठीक है, पेड़ में शाखाएं हो गई। उसके बाद जब शाखाएं होती हैं तो यहाँ पर फल लगे होते हैं। जैसे सपोज किया ये आम का फल हो गया, ठीक है, कोई और यहाँ पर फल हो गया, तो ये क्या है, फल यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये क्या चीज हो गई, ये हो गई जड़। अब हम देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये पेड़ की जड़ हो गई, और ये जो पार्ट है, ठीक है, ये हो गया तना, और जो शाखाएं हैं ये हो गई, देखो शाखाएं, और ये हो गए फल। अब यहाँ पर समानता ऐसे की इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है, जो मानव बुद्धि होती है, उसमें फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, सामान्य कारक होता है, मुख्य समूह कारक होता है, लघु समूह कारक होते हैं और विशिष्ट कारक होते हैं। ये सभी मिलकर एक ये जो सभी हैं, विशिष्ट कारक, लघु समूह कारक, मुख्य समूह कारक, एक सामान्य कारक बनाते हैं, जिससे एक व्यक्तित्व बनता है, एक इंटेलिजेंस बनता है मानव के अंदर। अब इस पेड़ से अगर तुलना की जाए तो जो शाखाएं हैं, शाखाएं सॉरी, जो जड़ हैं वो सामान्य कारक का यहाँ पर कार्य कर रही हैं। जो तना है, जो तना है वो क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा समूह कारक। और ये जो शाखाएं हैं, शाखाएं कहलाएंगी लघु समूह कारक। और जो फल है, फल कहलाएगा विशिष्ट कारक। ये याद रखना है हमें कि सामान्य कारक नीचे रहेगा, मुख्य समूह कारक उससे ऊपर, और लघु समूह कारक उससे ऊपर, सबसे ऊपर रहेगा विशिष्ट कारक। कहाँ पर, जब हम पेड़ से तुलना करेंगे। जब हम पेड़ से तुलना करेंगे तो सामान्य कारक बिल्कुल नीचे आएगा, जड़ पर आएगा। जब हम पिरामिड से तुलना करेंगे तो सामान्य कारक बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा। इसको याद रखना है हमें। अब हम पिरामिड की बात करेंगे, पिरामिड से तुलना करेंगे। जो वर्णन का जो थ्योरी है, अब उसकी तुलना की गई थी बाद में पिरामिड से। पिरामिड से तुलना जब की गई तो यहाँ पर बताया जो सबसे ऊपर है वो सामान्य कारक है, जनरल फैक्टर, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य कारक। उसके बाद सामान्य कारक के भी दो पार्ट हुए। उन्होंने बताया कि जो सामान्य कारक है उसके दो पार्ट हुए, मतलब कि मुख्य समूह कारक दो आएंगे यहाँ पर। इसमें क्या आया, वर्बल और एजुकेशनल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आया इसके इसको वर्बल और एजुकेशनल, और जो दूसरा मुख्य समूह कारक है इसको नाम दिया गया, इसको कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा पीएम, प्रैक्टिकल मैकेनिकल। के फॉर अगर हम यूज करें तो कैनेस्थेटिक और मैकेनिकल। तो यहाँ पर दो हो गए। वर्बल का मतलब है और एजुकेशन का मतलब है जिस प्रकार से व्यक्ति बोलता है, शब्द पर जैसी पकड़ होती है, भाषा पर पकड़ होती है। और एजुकेशनल जो शैक्षिक योग्यताएं हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। केएम या फिर इसको पीएम भी कहा जाता है। इसका मतलब प्रैक्टिकल, की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है इंसान के अंदर। जो मैकेनिकल नॉलेज का मतलब है कि जैसे खेल कूद करते हैं
वो आ जाता है यहाँ पर, किसी यंत्र के साथ खेलते हैं, किसी यंत्र को ऑपरेट करने की जो क्षमता होती है वो यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद उन्होंने बताया कि इनके भी कारक होते हैं, इनको लघु समूह कारक कहा गया। ठीक है, और लघु समूह कारक के भी कारक होते हैं विशिष्ट कारक। ये हो गया विशिष्ट कारक। अब एक चीज यहाँ पर नोटिस करनी है हमें, यहाँ पर जो विशिष्ट कारक दिए हैं वो इस इमेज को लेकर नहीं चलना है। एक लघु समूह कारक के कई सारे विशिष्ट कारक हो सकते हैं, इसके कई सारे यहाँ पर विशिष्ट कारक हो सकते हैं। ठीक है, कई सारे इनके विशिष्ट कारक हो सकते हैं, हमें ये याद रखना। तो यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करना कि पिरामिड कैसे बनना है। देखो इस तरह से ये पिरामिड बन जा रहा है, सबसे ऊपर जर्नल, उसके बाद मुख्य समूह कारक, उसके बाद लघु समूह कारक, और सबसे नीचे आएंगे विशिष्ट कारक। तो इस तरह से पिरामिड से तुलना की गई। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर हम जो वर्णन का हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात अगर हम करेंगे तो इसको थोड़ा इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे ऊपर इन्होंने रखा है जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी मतलब जो हमारा ह्यूमन का जनरल इंटेलिजेंस है, क्योंकि इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है, इंटेलिजेंस का एक एबिलिटी है, तो यहाँ पर नाम दिया जनरल एबिलिटी। सबसे ऊपर जनरल एबिलिटी, इसके दो पार्ट हुए, बीईडी और केएम। बी फॉर वर्बल और ईडी फॉर एजुकेशनल, जिसको मौखिक या शैक्षिक योग्यता। बी फॉर वर्बल, ठीक है, जिसको हिंदी में मौखिक कहा जाएगा। ईडी फॉर एजुकेशनल, जिसको कहा जाएगा शैक्षिक योग्यता। वहीं पर केएम, यहाँ पर केएम की जगह आपको पीएम भी देखने को मिल सकता है, प्रैक्टिकल मैकेनिकल, क्रियात्मक और यांत्रिक योग्यता। अब बी और ईडी, वर्बल और एजुकेशनल के तीन पार्ट हुए, क्रिएटिव, वर्बल फ्लुएंसी, न्यूमेरिकल। क्रिएटिव का मतलब है यहाँ पर है कि जो थॉट आते हैं, जो विचार आते हैं, उनमें कितनी नवीनता है। ठीक है, वर्बल फ्लुएंसी का मतलब है कि जो वाक शक्ति है, जो शब्दों पर पकड़ है, शब्दों का जो ज्ञान है, जो भाषा का ज्ञान है, वो यहाँ पर वर्बल फ्लुएंसी में आ जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आ जाएगा कि जो संख्याएं हैं जैसे कि रुपए गिनना, समय देखना, ये चीजें आ जाएगी न्यूमेरिकल में। और प्रैक्टिकल मैकेनिकल, यहाँ पर स्पेशियल, साइकोमोटर, मैकेनिकल। स्पेशियल का मतलब होता है स्थानिक, जो स्थान विशेष के साथ जो इंटेलिजेंस कार्य करता है। जैसे कि अगर आप किसी से पता पूछो कि जैसे किसी हलवाई की दुकान कहाँ पर है, और उसने बता दिया कि आप 4 गली आगे जाओगे, फिर बाएं हाथ पर एक मोड़ पड़ेगा, वहां पर एक खंबा लगा हुआ है, उसके पास में एक नल है, वहां पर दुकान है। तो जो स्थानिक नॉलेज है, यहाँ पर जो स्थानिक ज्ञान है कि कैसे जाना है, वो चीज स्पेशियल में आती है। साइकोमोटर, साइकोमोटर का मतलब है कि मसल जैसे कहते हैं मांसपेशी और मस्तिष्क का जो क्या होता है, संगम जहां पर होता है। जैसे कि आप पेन से लिखते हैं, जब आप पेन से लिखते हैं तो वहां पर मसल का भी यूज हो रहा है, माइंड का भी यूज हो रहा है, कि आपको कितनी तेज लिखना है, क्या लिखना है, आपको माइंड गाइड कर रहा है। जब आप कोई चीज फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, जब निशाना लगाते हैं, कितनी दूर तक फेंकना है, कहाँ निशाना लगाना है, वो चीज साइकोमोटर में आ जाती है। मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब है कि यांत्रिक बुद्धि किस प्रकार से आप यूज करते हैं, जैसे कि कोई यंत्र यूज करना, पेन भी एक तरह से यूज करना, ठीक है, साइकिल चलाना, ये सारी चीजें मैकेनिकल में आ जाती हैं। अब इनके भी कई सारे पार्ट होते हैं, इनको स्पेसिफिक फैक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर कई सारे पार्ट हो सकते हैं किसी एक लघु फैक्टर के। ठीक है, तो इस तरह से हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब शिक्षा में बात करेंगे, पेडागोजी में बात करते हैं, जब चाइल्ड डेवलपमेंट में बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें एक चीज और थोड़ी सी पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि बुद्धि का विकास कैसे होता है, अगर हम बात करें हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के टर्म में 10 से 12 वर्ष तक जो कॉमन नॉलेज होती है, जो जनरल एबिलिटी होती है, उसका विकास होता है 10 से 12 वर्ष तक। ठीक है, इसके बाद 12 से 14 वर्ष तक होता है किसी व्यक्ति के अंदर कि उसमें वर्बल और एजुकेशनल ज्यादा होगा या फिर प्रैक्टिकल मैकेनिकल ज्यादा होगा, ये दो पार्ट वहां से डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद 14 से 18 की जब एज आती है तो वहां पर माइनर ग्रुप में बट जाते हैं,
ठीक है। माइनर ग्रुप में बढ़ जाते हैं, जैसे क्रिएटिव की अगर हम बात करें तो कहानी लिखना, कविता लिखना, पोएट्री गाना, ठीक है। और मैकेनिकल की हम बात करें, काइनेस्थेटिक की बात करें, डांस करना, डांस या फिर खेल कूद में पार्टिसिपेट करना, वो चीजें यहाँ पर बढ़ जाती हैं। जब उसके बाद जाते हैं तो मोर स्पेसिफिक फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि कोई लेखन में अच्छा है तो कहानी लेखन, कविता लेखन, निबंध लेखन, गीत लेखन, या फिर अगर कोई गेम में अच्छा है तो कौन सा गेम, ठीक है। अगर क्रिकेट में अच्छा है तो क्रिकेट में भी बैटिंग करना है, बॉलिंग करना है, कीपरिंग कीप करनी है, या फिर अंपायरिंग करनी है, कमेंटेटिंग करना। तो ये सारी चीजें, कई सारी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। तो यहाँ पर 10 से 12 वर्ष तक जिसमें वृद्धि होती है वो जनरल एबिलिटी होता है। उसके बाद 12 से 14 जो फैक्टर होते हैं, जो मेजर फैक्टर्स होते हैं, बीईएड और केएम। उसके बाद 14 से 18 लघु फैक्टर, और उसके बाद जो सूक्ष्म होते हैं, विशिष्ट होते हैं, वो बढ़ते हैं। अब आप जब इसको नोटिस करेंगे तो आपने एक चीज नोटिस की है, जो शिक्षा पद्धति है, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, वो इससे मैच करती है। जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है तो 10 से 12 वर्ष तक के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर उनकी हम बात करें किस विधि से पढ़ाया जाता है, तो वो यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि 10 से या 12 वर्ष तक बच्चे को कैसे पढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार की कक्षाओं में पढ़ाया जा रहा है। जब 12 से 14 वर्ष होती तब बच्चे को कैसे पढ़ाया जा रहा है, ये चीजें आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें कवर कर ली। इसके बाद हम यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, उनकी बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे जो पिरामिडिकल मॉडल है, जो जिसकी तुलना पिरामिड से की गई है, हम यहाँ पर उसकी बात करेंगे। तो सबसे ऊपर जी, उसके बाद मेजर, यहाँ पर मेजर फैक्टर रखना है, ठीक है। उसके बाद माइनर फैक्टर, उसके बाद स्पेसिफिक फैक्टर। जी फैक्टर को सामान्य कारक कहा गया। ये उच्चतम स्तर की बुद्धिमत्ता कही जाती है। उच्चतम स्तर की बुद्धिमत्ता अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ पिरामिडिकल है या फिर हायरार्की की बात करें, तब ये उच्चतम स्तर की बुद्धिमत्ता इसको कहा जाता है। सामान्य कारक वह है जो सभी कारकों को प्रभावित करती है। जो सामान्य कारक बुद्धि है वो सभी जो कारक है उनको प्रभावित करती है, क्योंकि अगर जनरल एबिलिटी में ही अगर सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो बाकी के जो इंटेलिजेंस लेवल्स हैं, जैसे लघु कारक, मुख्य कारक, विशिष्ट कारक, इनमें डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा। यह समग्र संज्ञानात्मक क्षमता या सामान्य बुद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट है मेजर ग्रुप फैक्टर। मेजर ग्रुप फैक्टर को मुख्य समूह कारक कहा जाता है। उदाहरण जैसे मौखिक शैक्षिक क्षमता है, पढ़ना, लिखना, समझना या गणितीय तर्क करना। माइनर ग्रुप फैक्टर या लघु समूह कारक जिसके अंदर आते हैं भाषा कौशल, शब्दावली, व्याकरण, सामाजिक कौशल या स्मृति क्षमता है। स्पेसिफिक फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर और ज्यादा रिफाइनिंग होती चली जाती है किसी कार्य की, किसी इंटेलिजेंस की, जैसे संगीत, वाद्य यंत्र बजाना, गणित की समस्याओं को हल करना या विदेशी भाषा बोलना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बर्ट एंड बर्नर का जो हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है वो आपको अच्छे से समझ में यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है। जो कारक बताए कौन कौन से कारक हैं, जो मॉडल दोनों हैं, मैंने दोनों मॉडल की बात कर ली। चाहे ट्री मॉडल हो, ट्री मॉडल मतलब पेड़ से जहां पर तुलना की गई, या फिर पिरामिडिकल मॉडल जहां पे पिरामिड से तुलना की गई, दोनों मॉडल्स की यहाँ पर हमने बात कर